Assalamualaikum and welcome to another social studies lecture students of grade 5. मैं हूं सबा और मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 14 अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में आज हमने बात करनी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस तरह से फॉर्म हुई थी, उसके पीछे क्या रीजंस थे और उसके कौन कौन से लीडर्स थे। तो आए चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ें। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि हिंदूज ने डिसाइड किया कि कांग्रेस फॉर्म होनी चाहिए और उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों को इंक्लूड किया। उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया, सिख्स को भी इंक्लूड किया। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने ये नोटिस किया कि इंडियंस डोंट एक्चुअली केयर अबाउट अस ईदर। ब्रिटिश तो हमारे बारे में फिक्र नहीं करते, लेकिन साथ ही हिंदुओं को भी हमारी उतनी परवाह नहीं है। ऑब्वियसली वो भी हमारा उस तरह से बेहतर नहीं चाहते जिस तरह से वो अपना चाहते हैं। जब मुस्लिम्स को रियलाइज हुआ तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। हिंदू बहुत ज्यादा थे इंडिया में, लेकिन मुसलमान भी बहुत ही ज्यादा थे। तो ये सेंस नहीं बन रही थी कि सिर्फ हिंदू जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जबकि तकरीबन जो आधी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, आधी से कम ही थी, लेकिन तकरीबन आधी जो थी उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं था। तो इसी वजह से मुसलमानों ने डिसाइड किया कि हमारी भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और फिर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म की, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट में बात करती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद था कि वो सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगी, बेशक वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो सिर्फ किसके इंटरेस्ट में बात करी है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट में। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर हिंदूज व्हाइल अ फ्यू वर मुस्लिम्स। तो ज्यादातर जो मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ज्यादातर जो थे वो हिंदूज थे और इनमें से कुछ जो थे वो मुसलमान थे। In 1902, long before the Quit India movement, Muslims started their own political party. Indian National Congress कब फॉर्म हुई थी? Very good, 1885 में। और अब मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी कब शुरू की है? 1902 में। तो 1902 में मुसलमानों ने ये रियलाइज कर लिया कि हिंदूज की अपनी पार्टी है, हिंदूज ने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें वो हमारी जरूरियात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो मुसलमानों ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें हम अपने लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सके, और उसके लिए उन्होंने 1902 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। Why was there a need for this? इसकी क्या जरूरत थी? जब एक पार्टी क्रिएट हो चुकी थी, जब हिंदूज ने एक पार्टी जो है वो फॉर्म कर ली थी, वो अपनी आइडियाज, अपनी नीड्स जो है ब्रिटिश तक पहुंचा रहे थे और इसमें मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर मुसलमानों को क्या जरूरत थी अपनी पार्टी बनाने की? आए इसको भी अंडरस्टैंड करें। So what we're trying to understand now is कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी मुसलमानों को अपनी पार्टी फॉर्म करने की, जबकि ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी। आइए उसको देखें। The Muslims realized that if the British left, Hindus would take control of the country. That would not be favorable to Muslims. अब मुसलमानों ने ये रियलाइज किया कि इवेंचुअली अगर ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया को छोड़कर चले भी जाते हैं, अगर हिंदूज जो है इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, कांग्रेस जो है वो इस मकसद में कामयाब हो जाती है कि ब्रिटिश को इस मुल्क से बाहर निकाल दें और खुद रूल करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली कौन रूलर्स बन जाएंगे? हिंदूज रूलर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस में भी ज्यादा हिंदू ही हैं, तो वो अपनी आइडियाज की बात करें। इस वजह से अगर ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़कर जाते हैं, कांग्रेस जो है उसको कंट्रोल मिल जाएगा और वो रूलर बन जाएगी। और क्या ये मुसलमानों के फायदे की बात थी? हरगिज नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हिंदूज जो है ऑब्वियसली उनका कॉन्फ्लिक्ट था मुसलमानों के साथ, वो मुगल रूल से भी इतने खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो हैं उनको उनके मुल्क में यानी हिंदुओं के मुल्क में ज्यादा पोजीशंस मिले, ज्यादा अथॉरिटी मिले। तो मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि एक तरफ ब्रिटिश हैं और दूसरी तरफ हिंदूज हैं और दोनों में ही मुसलमानों का फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों मुसलमानों को इतना पसंद नहीं करते या उनकी जरूरियात का, उनकी ख्यालों की अहमियत नहीं रखते। आगे देखें। मुस्लिम्स हैड टू इंश्योर दैट देयर वॉइस वाज हर्ड टू। अब मुसलमानों के लिए जरूरी ये था कि वो ये इंश्योर करें, वो ये बात पक्की करें कि उनके भी कोई बात सुने, उनके ख्यालात, उनकी ज़रूरियात, उनकी वैल्यूज़, उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मुसलमानों को कौन सी पोजीशंस मिलनी चाहिए। वो चाहते थे कि ये भी पता होना चाहिए ब्रिटिश को, वरना क्या होगा, वरना सिर्फ हिंदुओं की वो बातें सुनेंगे, हिंदुओं की नीड्स के बारे में सुनेंगे और सारी पोजीशंस हिंदुओं को दे देंगे। तो इस वजह से मुसलमानों ने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आगे देखिए। They were very influenced by leaders like Sir Syed Ahmad Khan, फाउंडर ऑफ MAO कॉलेज व्हिच बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब मुसलमानों ने खुद से तो ये डिसाइड नहीं कर लिया था कि वो अपनी पार्टी फॉर्म करेंगे। उनकी मदद किसने की? उनकी मदद की उनके लीडर्स ने, और उन लीडर्स में एक अहम नाम है सर सैयद अहमद खान का। आई डोंट नो अगर आपने इसके बारे में पहले भी सुना है, लेकिन ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल
जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों और हिंदुओं को दो अलग अलग स्टेट्स में होना चाहिए। वो जो थे उन्होंने फॉर्म की थी एक 2 नेशन थ्योरी। उस 2 नेशन थ्योरी में उन्होंने ये समझाया था कि मुसलमान और हिंदू दो बहुत अलग कौमें हैं, दो बहुत ही अलग ग्रुप्स हैं और इनकी अलग अलग नीड्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साथ आप दोनों को केटर कर सको, दोनों को समझ सको, दोनों की जरूरियात को पूरा कर सको। तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग तरीके से देखना चाहिए, इनको एक तरह से एक ही मुल्क के रेजिडेंट्स की तरह नहीं देखना चाहिए। सर सैयद अहमद खान के इंपॉर्टेंट कामों में से एक ये भी था कि जब 1857 की वॉर हुई थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो कार्ट्रिजेस की वजह से हुई थी और मुसलमान और हिंदू सोल्जर्स ने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की थी, उसमें बाद में क्या हुआ था कि हिंदुओं ने सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दिया। हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों ने ही ये स्टार्ट की है और मुसलमान ही इसकी रीजन है, और ब्रिटिश है वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए। और इसके लिए फिर सर सैयद अहमद खान ने एक पूरा पेपर लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश को एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों की साइड क्या थी, मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया और मुसलमान उनसे क्या चाहते हैं, जिससे मुसलमानों के और ब्रिटिश के ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए। तो ये भी सर सैयद अहमद खान की एक अहम कंट्रीब्यूशन थी मुसलमानों के लिए। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने ये भी किया कि वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि मुसलमानों को एजुकेशन पे, पढ़ाई, तालीम, नौकरियों, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। वो कहते थे कि मुसलमान अगर वाकई अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जगह हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास तालीम हो, उनके पास अच्छी पोजीशंस हो, जॉब्स हो, वो एक्चुअली कुछ जानते हो, कुछ समझते हो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी भी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मजीद ये भी किया कि उन्होंने फॉर्म किया MAO कॉलेज, जो कि था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब वहां पर उस टाइम में इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जो मुसलमानों के लिए थे, जो मुसलमानों के हिसाब से पढ़ाते थे, मुसलमानों की नीड्स को नजरिए में रखते हुए एजुकेशन देते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे मुसलमानों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके और उनको आगे की तालीम यानी मैट्रिक से ऊपर की तालीम जो है वो प्रॉपरली दी जा सके। उसके बाद यही कॉलेज जो था बाद में क्या बन गया, MAO कॉलेज बन गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन मुसलमानों के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें दूसरों को भी पढ़ने की इजाजत थी। हाउएवर मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था अपनी तालीम में इजाफा करने के लिए। तो सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर्स की वजह से मुसलमानों के जहन में ये आइडिया आया कि हम भी अपने लिए खुद कर सकते हैं कुछ, हमें अपने लिए अलग यूनिट भी बना लेना चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं पे या ब्रिटिश के ऊपर उनकी रहमो करब पर नहीं रहना चाहिए। अदर लीडर्स वर, अब सिर्फ सर सैयद अहमद खान ही नहीं थे इस अप्रोच के पीछे, और भी कई लीडर्स थे। आइए चल के देखें कि वो कौन है। तो और कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को इंस्टिगेट किया या इनकरेज किया कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। इसमें से चंद नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अलामा इकबाल, जो कि बहुत फेमस हैं, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम। नवाब विकारउल मुल्क, नवाब विकारउल मुल्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंसान हैं जिन्होंने जाकर ब्रिटिश से बात की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म करने के बारे में। आगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ही वाज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इनको जेल भी जाना पड़ा काफी दफा इस चक्कर में, लेकिन फिर भी उन्होंने मोटिवेशन लूज नहीं की। लियाकत अली खान एंड जफर अली खान, लियाकत अली खान पाकिस्तान बनने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, और जफर अली खान भी एक सपोर्टर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। इनमें से हम बात करते हैं अलामा इकबाल के बारे में फर्दर। इकबाल वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश एंड नोन एज सर मोहम्मद इकबाल। इकबाल एक पोइट थे, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए भी मुसलमानों को, जो मुसलमानों की यूथ थी, जवान लोग थे, उनको काफी ज्यादा इंकरेज किया कि उनको अपनी तालीम पर उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री जो है कितनी ज्यादा रिच है और उनको उसको फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। और इनको इतनी ज्यादा रिकग्निशन मिली, यानी वो इतने फेमस थे कि ब्रिटिश ने भी उनको नाइट किया। नाइट होते हैं जब आप किसी इंसान को उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए गवर्नमेंट या जो रूलर्स होते हैं वो उस बंदे को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अवार्ड देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नाइट किया गया था। तो ही वाज नाइटेड बाय द ब्रिटिश और उनको टाइटल दिया गया था सर मोहम्मद इकबाल का, यानी ब्रिटिश भी उनको सर कहकर बुलाते थे क्योंकि वो इतने ज्यादा रिच थे अपने काम में, उनकी पोइट्री इतनी अच्छी थी और उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इतने ज्यादा थे। He gave the idea of separate state for Muslims in his Allahabad address in 1930. अब आपने ये सुना ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इकबाल का ख्वाब था। इकबाल का एक ख्वाब था कि मुसलमानों की अपनी एक स्टेट हो, और 1930 में उन्होंने एक इलाहाबाद एड्रेस दिया, यानी एक वहां पर स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये कहा और पहली दफा ये आइडिया आगे रखा कि मुसलमानों का अपना एक अलग मुल्क होना चाहिए। उससे पहले सिर्फ बातें थी, सिर्फ ख्याल थे। ये पहली दफा था जब किसी ने आकर कहा था कि मुसलमानों को जरूरत है अपनी एक अलग स्टेट की, और उसके पीछे फिर किसका हाथ है? उसके पीछे हाथ है इकबाल का। एंड इस वजह से पाकिस्तान के लिए उनको फाउंडर्स में गिना जाता है और उनको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इन मार्च 1940 द रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट स्टेट वाज पास्ड। 1930 में इकबाल के बात करने के बाद 10 साल बाद फाइनली 1940 में
पाकिस्तान का नाम भी डिसाइड हो गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये भी कह दिया कि हमें अपना मुल्क चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अगर आपको पता हो मार्च 23 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान डे। तो वो इसी वजह से बना है क्योंकि मार्च 23 1940 को पाकिस्तान डे कहा जाता है, जहाँ पर पहली दफा ये आइडिया जो है उसको पुट फॉरवर्ड किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बनेगी। अब फर्दर इसमें एक और बंदे का भी हाथ था, सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं थे, बहुत ज्यादा लोगों ने मिलकर इस ड्रीम को एक्चुअली कन्वर्ट किया इनटू रियलिटी। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए। The most important leader in this cause was मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्हें अब हम कायदे आज़म कहते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की फॉर्मेशन में, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट लेने में। वो जो थे वो एक लॉयर थे, वो लंदन से पढ़कर आए हुए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था सब कॉन्टिनेंट में, उनको उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ख्यालात का इजहार करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ मिलकर क्या किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि मुसलमान जो हैं उनका नजरिया सामने आना शुरू हो। और फिर इवेंचुअली वही थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ डिस्कशंस की, मुसलमानों को अलग अलग पॉइंट्स पर राइट्स लेके दिए और अल्टीमेटली मुसलमानों को उनकी एक अलग स्टेट लेकर दी। जब आप लीडर्स की बात करते हो, जब आप उन लोगों की बात करते हो जो पाकिस्तान की फॉर्मेशन में अहम थे, तो इसमें आप मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम को भी ऑब्वियसली जरूर सबसे ऊपर काउंट करते हो। विद दैट हमारा आज की लेसन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सम अप होती है। हमने डिस्कस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों फॉर्म हुई। वो इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि मुसलमानों को डर था कि अगर ब्रिटिश चले भी जाते हैं तो हिंदूज जो हैं उनको कंट्रोल मिल जाएगा और हिंदूज भी मुसलमानों को उनकी पोजीशन या उनके राइट्स नहीं देंगे। उसके बाद हमने बात की कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके साथ कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अलग एक मुल्क बनाने का आइडिया जो है इसको फॉरवर्ड किया। असल में पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये मकसद हरगिज नहीं था कि वो एक अलग मुल्क बनाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की और आहिस्ता आहिस्ता देखा ना ही ब्रिटिश और ना ही हिंदूज उनके ख्यालात की कदर करते हैं, उनको एक्चुअली कोई पावर देना चाहते हैं, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इस मुल्क में, इंडिया में, एक अनडिवाइडेड इंडिया में हमारी कोई जगह नहीं है। एंड इसी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक सेपरेट मुल्क बनाने के लिए डिसाइड किया। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज।